अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 6.1 टॉपिक से पहले बेटा आपका एक पैराग्राफ है, उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक इसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसमें जस्ट मैटर की डेफिनेशन है और उसको एक्सप्लेन किया गया है। बेटा मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन देखें बेटा। मैटर एनीथिंग दैट हैव मास, हर वो चीज़ जो मास रखती हो, एंड ऑक्यूपाई इन फिजिकल स्टेट, उसकी कोई ना कोई फिजिकल स्टेट हो, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा। वो क्या है, हमारे पास मैटर है। ठीक है बेटा, मैटर की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई होगी, ये आप लोग 8 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब देखें, मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। इसके 3 स्टेट्स होती हैं बेटा। These states are due to attractive forces that exist between atoms and molecules। और ये डिपेंड किस पर कर रही होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। उसकी एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी फोर्सेस हैं। आपको पता है सॉलिड में एटम्स बिल्कुल साथ साथ करके जुड़े होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसको इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये पेंसिल है, उसके जो एटम्स हैं वो कितने साथ साथ जुड़े हैं, क्या मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं। लिक्विड है, लिक्विड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी कम होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम देखें गैस में, तो गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत कम होती है। टॉपिक 6.1 में डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में हमें कहता है डिफॉर्म मतलब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेना, असल जो फॉर्म है वो चेंज हो जाना। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। इसमें बेटा वो कह रहा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, वो उसकी लेंथ, मास और उसका शेप जो है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वो तब हम उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अगर आपके बुक के ऊपर देखें तो बुक के ऊपर आपकी डेफिनेशन को च्यों करके लिखिए और आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इसकी डेफिनेशन, एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है बेटा किसी ऑब्जेक्ट पर, कैन चेंज इट्स साइज और शेप। हो सकता है वो अपना साइज और शेप चेंज कर ले। सच अ फोर्स इज नॉन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को हम कहेंगे कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है बेटा, आपकी बुक के ऊपर 3 एग्जांपल्स दी गई हैं और हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में बेटा वो कह रहा है व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन टू अ स्प्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ कॉल्ड एक्सटेंशन। अगर स्प्रिंग की फॉर्म हमारे पास इस तरह की है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करें हम यहाँ इस साइड से जोर से खींचे यहाँ तक ले आए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, उसे हम कह रहे हैं एक्सटेंशन। ठीक है, और कैन कॉज कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर हम आगे की तरफ यहाँ से ही बेटा आगे की तरफ को फोर्स लगाएं, यहाँ से आगे की तरफ फोर्स लगाएं, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग इकट्ठा हो जाएगा, कंप्रेशन, दबाव आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, थस रिड्यूसिंग इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ कम होगी। इफ़ दिस फोर्स इज रिमूव्ड, अगर हम वहाँ से फोर्स को, यहाँ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हटा दें, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, अपना ओरिजिनल साइज और उसकी जो शेप है उसको रिस्टोर कर लेगा। रबर है, इसी तरह रबर की एग्जांपल है, टेनिस बॉल की एग्जांपल है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे, ये इनफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इनफ हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं। रबर की एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको उसकी समझ हो, जो ईजी लगे आप वो कर लें। ठीक है बेटा, When a tennis ball is hit by a racket, अगर टेनिस बॉल जो है वो रैकेट से हिट करे, द शेप ऑफ टेनिस बॉल एंड आल्सो रैकेट स्ट्रिंग्स आर डिस्टोर्टेड और डिफॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा दोनों की फोर्स, एक दूसरे की फोर्स लगने की वजह से डिफॉर्म हो जाती हैं, शेप जो है। दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाते हैं जैसे ही वो एक दूसरे से हटते हैं। आफ्टर रिबाउंसिंग द बॉल बाय द रैकेट, जैसे वो बॉल जो है वो रिबाउंस बैक होती है, तो देन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक। अब हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक है इफ़ आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दें, इट रिस्टोर्स इट टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसको रिमूव कर दें और वो अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी। जैसे हम किसी इलास्टिक को बेटा खींचे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोई इलास्टिक है, अगर हम यहाँ तक खींच के ले आए हैं, ठीक है, और छोड़ने पर
जब हम ये फोर्स छोड़ेंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी, इतनी सी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है बेटा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल की स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, एंड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और डिफॉर्मेशन जो हुई है फोर्स की लगने की वजह से वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नॉन एज इलास्टिक लिमिट। अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने इस इलास्टिक को खींचा है, अगर मैं थोड़ा सा भी और खींचूंगी तो ये इलास्टिक टूट जाएगी, तो मतलब यहाँ तक इसकी इलास्टिक की लिमिट है, अगर मैं इसको यहाँ से ज़रा सा ज़्यादा खींचूंगी तो ये टूट जाएगा। इसे बेटा कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और ये मटेरियल की इलास्टिक लिमिट कहलाती है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इस लिमिट के बाद द चेंज बिकम्स परमानेंट, जो चेंज आएगा वो परमानेंट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक बेटा मैं इसको लेके गई हूँ, इस लिमिट से ज़्यादा, तो अगर इस लिमिट से ज़्यादा मैं ले गई हूँ, मैंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तो ये जो इलास्टिक वगैरह है ये या रबर आप ले रहे हैं वो टूट जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने इसकी लिमिट क्रॉस कर दी, जो चेंज आएगा ये टूट जाएगी, ये परमानेंट होगा, मैं इसको दोबारा उसकी पोजीशन में वापस तो नहीं ना लेके जा सकती। द ऑब्जेक्ट और मटेरियल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैं ये फोर्स जो है वो हटा भी दूँ तो ये जो इलास्टिक है या रबर है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें इलास्टिसिटी हो, जिसे हम खींच सकें, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल यहाँ तक कि इतनी फोर्स हम अप्लाई कर दें, इतनी फोर्स अप्लाई कर दें कि वो टूट जाए, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस तो नहीं ना जाएगा। तो यहाँ तक कि हम वो फोर्स हटा भी दें जो हम अप्लाई करे थे, देन हम कहेंगे वो उसकी इलास्टिक लिमिट थी, ठीक है। और जब हमने उसके ऊपर फोर्स एक्सीड कर दी, बहुत ज़्यादा लगा दी, तो देन हम कहेंगे कि ये प्लास्टिसिटी है, ठीक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देखें बेटा, सम मटीरियल सच एज क्ले, डो और प्लास्टिकाइन डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, दे नॉन एज एन इन इलास्टिक मटीरियल। ये इन इलास्टिक मटीरियल हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते, यहाँ तक कि हम उस फोर्स को रिमूव भी कर दें, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस मैंने इजी करके लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सम मटेरियल सच एज क्ले, डो और प्लास्टिक डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, दे नॉन एज इन इलास्टिक मटीरियल, उनको हम इन इलास्टिक मटीरियल कहेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, मटीरियल कैन चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड विल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल फोर्स। अब इलास्टिसिटी क्या थी, अगर हम किसी मटेरियल की शेप को चेंज कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने से, मैंने आपको एग्जांपल दी इलास्टिक की, यहाँ तक वो इलास्टिक थी, इतनी सी लेंथ थी, मैंने फोर्स अप्लाई करके इतनी सारी कर दी, ठीक है, मैंने उसकी शेप जो चेंज कर दी। अगर मैं फोर्स हटा दूँ तो देन वो क्या करेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल शेप पर, ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। But if material can change their shape when a force is applied, but they do not return to their original shape when force is removed। अब उन्होंने क्या, आपने फोर्स अप्लाई की थी और वो जो है रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ही नहीं आता, जैसे क्ले है, तो हम क्या कहेंगे उसे, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट। हर मटेरियल की कोई ना कोई इलास्टिक लिमिट होती है, नॉन एज इलास्टिक लिमिट, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम परमानेंट। जैसे मैंने आपको बुक पे एग्जांपल दे दी है कि अगर हम उसको एक लिमिट तक, ये इलास्टिक को लिमिट तक खींच सकते हैं, एक्सीड फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, और वो उसकी लिमिट थी, लिमिट के बगैर जाएगा तो कोई चीज़ जो है वो हमारे पास डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो परमानेंट डिस्टॉर्शन होगी। द ऑब्जेक्ट और मटीरियल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। यही वही बात फिर बताइए कि हम फोर्स को रिमूव भी कर दें मगर वो अपनी शेप में वापस ही ना आए, इलास्टिक लिमिट एक्सीड करने की वजह से वो प्लास्टिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 6.2 हुक्स लॉ, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट। अब एक स्प्रिंग को हमने एक साइड से ना फिक्स किया हुआ है और इस स्प्रिंग को हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेच हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, और कंप्रेस, इसी फोर्स की वजह से हम उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ तो एक्सटेंशन होगी, यहाँ कंप्रेशन होगा, वो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है बेटा। हैज़ फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने वहाँ पर पढ़ा था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, साथ में माइनस का साइन भी था।
टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर हम किसी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका देखें, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्स की, यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, एक्सटेंशन है जो हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। हम स्प्रिंग को यहाँ से इस फॉर्म से यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है, यूं करके, ठीक है, ये इतना, फिर इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के हमारे पास आ जाएगा। के आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। के किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, हम के की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, जितना ज़्यादा, अब यहाँ पर स्टिफनेस की बात करें, वो मेजर किसको करता है, स्टिफनेस को, कि हमारे पास स्प्रिंग जो है वो कितना सख्त है, ठीक है, मोटा है, पतला है, कैसा है, ठीक है, स्टिफनेस को चेक करता है। द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट द ग्रेटर विल बी स्टिफनेस, जितनी ज़्यादा उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा के की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग, उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे मजबूत है हमारा स्प्रिंग जो है। इट्स एसआई यूनिट इज, इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, हमने एज इट इज लिख लिया। एफ का न्यूटन होता है और एक्स डिस्टेंस का मीटर होता है, के इक्वल न्यूटन पर मीटर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी बुक के ऊपर बेटा एक ग्राफ भी बना हुआ है। ग्राफ आपको ये शो करवा रहा है कि वर्टिकली आपके पास क्या है, फोर्स है और उसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन पे बेटा ग्राफ है वो डिस्टेंस एक्स शो करवा रहा है कि स्प्रिंग हमने कितना एक्सटेंड किया है, उसके एक्सटेंशन को शो करवा रहा है। अब यहाँ से देखें बेटा, यहाँ से पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ए तक वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ जा रहा है, मगर उसके बाद ये एक हुक्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। हुक्स लॉ ये चीज़ बताता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल होगा, इसके अंदर जो है यहाँ पर वैल्यू जो आएंगी वो हमारे पास इलास्टिक मटेरियल में आएंगी, इलास्टिक लिमिट आएगी। अब यहाँ पर जैसे वो थोड़ा फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक लिमिट है कि इतनी फोर्स लगाने, यहाँ पर इतनी फोर्स लगाने के बाद अगर हम थोड़ी सी फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इलास्टिक की, तो वो टूट जाएगी। इलास्टिक लिमिट, ये इसकी लिमिट है, तो लिमिट से जब एक्सीड कर देंगे तो क्या होगा, उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो उस परमानेंट चेंज को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इस रेंज को हम कहेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा। ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन इलास्टिसिटी को शो करवा रहा है और ये इलास्टिक लिमिट है, और देन हमारे पास प्लास्टिसिटी आ जाएगी। अगर हम इतनी फोर्स लगा दें कि वो इलास्टिक लिमिट की लिमिट को ही क्रॉस कर दे तो हम उसे कहेंगे ये प्लास्टिसिटी है, ठीक है। अब बेटा देखें, यहाँ पर फिर इसी बात को रिपीट किया गया है। ग्रेडियंट और स्लोप को देखें, आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और वाई के लॉन्ग हमारे पास क्या है, फोर्स है, और एक्स के लॉन्ग क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन है। तो देन हम लिख लेंगे फोर्स एफ ओवर एक्स, और ये किसके इक्वल है, के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अब आपको इतना पता चल गया कि ये जो स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्लोप क्या थी, ये वाला जो चीज़ हमने ग्राफ में डिस्कस की थी, ग्राफ बनाया था ना हमने, तो ये जो स्लोप बन के आई थी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए तक, वो हमें क्या बता रही है, स्टिफनेस किसकी, स्प्रिंग की, ठीक है बेटा। अब इसकी एप्लीकेशन है वो हम बुक से करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ देखें बेटा, आप लोगों ने यहाँ से करना है। In the field of technology and engineering, spring in many devices rely on Hooke's law। अब उन्होंने क्या डिफरेंट है हमारे पास टेक्नोलॉजीज, स्प्रिंग, एनर्जी, इंजीनियरिंग, जहाँ पर हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सच एज स्प्रिंग, स्केल्स, बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक, गैल्वेनोमीटर, ETC, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा है जहाँ जहाँ वो यूज़ होता है। मेट्रिसेस में आप लोग देखें सोफे जो होते हैं उनमें भी स्प्रिंग यूज़ होते हैं, ठीक है। मटेरियल टेस्टिंग मशीन है, मोटर बाइक्स हैं, डोर्स हैं, क्लॉक्स हैं, ये सारे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोग लिख देंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है बेटा। अब हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस तक।
अगर उस फोर्स से एक्सटेंड कर जाए उसकी लिमिट से तो देन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड नो लॉन्गर फॉलो हुक्स लॉ, और वो हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ तक अब देखें, यहाँ पर 3 एग्जांपल आप लोगों को बेटा दी गई हैं। स्प्रिंग स्केल्स, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें देखें स्प्रिंग स्केल में वो क्या कहता है, स्प्रिंग स्केल्स यूज द एक्सटेंशंस और कंप्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आप लोगों ने स्केल ज़िंदगी में कभी ना कहीं तो देखे होंगे, बेबीज़ वगैरह को जब वेट किया जाता है तो तब यहाँ वहाँ पर हॉस्पिटल्स में ये मोस्टली यूज़ होती हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या स्प्रिंग लगा होता है जो कि मूव करता है नीडल को, तो देन हमें पता चलता है इसमें कितनी फोर्स लगी हुई है, कितना वेट है किसी चीज़ का। ये देखें, रीड करते हैं हम इसको। इन अ कॉमन स्प्रिंग बैलेंस द एक्सटेंशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस इज अ मेजर ऑफ द वेट, वेट को ये मेजर करता है। द कंप्रेशन बैलेंस द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स एंड द कंप्रेशन प्रोड्यूस इज मेजर बाय द मीन ऑफ पॉइंटर मूविंग ओवर अ स्केल। उन्होंने कहा जब हम कंप्रेशन होता है या एक्सटेंशन होता है तब मेजर किस चीज़ को कर रहा होता है, वो वेट को, ठीक है, या फोर्स को। पॉइंट नंबर 2 देखें, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स। इसमें वो कहता है द बैलेंस व्हील इज अ मैकेनिकल क्लॉक। ये मैकेनिकल क्लॉक है बेटा, यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन दैट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इसमें वो क्या करता है, क्लॉक की मोशन को, उसकी नीडल्स जो थी वो आगे पीछे होती थी, उसकी स्पीड्स को वो खुद मूव करवाता है बैक एंड फोर्थ में, वो स्प्रिंग हेल्प करता है, ठीक है। उसे मैकेनिकल क्लॉक कहते हैं जो पहले यूज होता था। नंबर 3 देखें बेटा, गल्वेनोमीटर है। गल्वेनोमीटर जो है करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक डिवाइस है गल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है। इट मेक्स यूज ऑफ अ टीनी स्प्रिंग। इसके अंदर छोटा सा स्प्रिंग होता है, कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। उसको हेयर स्प्रिंग भी कहा जाता है। विच यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू द गल्वेनोमीटर कॉइल। जो गल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको बेटा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है। किसी सर्किट के गिर्द अगर हमने देखना हो ना कि कितना करंट है, उसको मेजर करने के लिए हम गल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गल्वेनोमीटर के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के अंदर कनेक्शन लगे होते हैं कॉइल के साथ। एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर, और वो पॉइंटर को में रिस्टोर कर लेती है कि कितना चेंज आ रहा है बैक एंड फोर्थ होने की वजह से। जैसे वो जो है हमारा स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ मूव करता है, हमें उसके यूं करके शेप होती है, यूं करके ना नीडल लगी होती है, और जैसे यहाँ पर नीडल घूमती है तो यहाँ पर नंबरिंग शो हो रही होती है हमें कि ये इतना करंट है, एम्पेयर है, 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन, जैसे वो डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है उसकी नीडल घूम के बैक एंड फोर्थ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। वो बताती है कि करंट इतना फ्लो कर रहा है थ्रू इट विद इन द रेंज, इतनी रेंज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर बेटा हमारी जो है हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। इस पूरे टॉपिक में आपको हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग, इसमें एप्लीकेशन भी लॉन्ग में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन भी छोटी छोटी बनी रही हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी की, इलास्टिक लिमिट की, ठीक है। इसको आपने ध्यान से करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।